1962। रात के अंधेरे में अरुणाचल की बर्फीली पहाड़ियां खून से लाल हो रही थीं। नूरानांग की घाटी में भारतीय सेना की पोजीशन एक के बाद एक ध्वस्त हो रही थी। चीनी सेना की भारी मशीन गन हर मिनट दर्जनों भारतीय जवानों की जान ले रही थी। 4 गढ़वाल राइफल्स के बचे हुए सैनिक एक चट्टान की आड़ में सांसें रोककर बैठे थे। उनके कमांडर ने पीछे हटने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस अंधेरी रात में एक 21 साल का नौजवान खड़ा हुआ। उसका नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उसने कहा, साहब, अगर वो मशीन गन चुप नहीं हुई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मुझे जाने दीजिए। ये एक आत्मघाती मिशन था। सबको पता था कि वापसी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे अविश्वसनीय अध्याय बन गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन समय में जब भारत और चीन के बीच हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक खूनी युद्ध छिड़ा था। 1962 का साल भारत के लिए एक गहरे आघात का साल था। चीन के साथ भारत के रिश्ते हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से शुरू हुए थे, लेकिन ये भाईचारा एक धोखा साबित हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर आक्रमण कर दिया। ये हमला 2 मोर्चों पर हुआ, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, जिसे उस समय नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। हमारे जवानों के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद था, ना ही ठंड से बचने के लिए सही कपड़े। कई जगहों पर एक भारतीय सैनिक को 10-10 चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए एक के बाद एक भारतीय पोजीशन गिरती चली गई। लेकिन इस अंधेरे समय में भी कुछ जगहें थीं जहां भारतीय जवानों ने अपनी वीरता से इतिहास लिख दिया। इनमें से एक जगह थी नूरानांग, जो आज जसवंतगढ़ के नाम से जानी जाती है। नूरानांग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ की जमीन बेहद दुर्गम है। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाइयां। सर्दियों में तापमान -15 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसी इलाके में 4 गढ़वाल राइफल्स की एक कंपनी तैनात थी। उनका काम था सेला दर्रे की रक्षा करना, जो तवांग को बाकी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। 4 गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक हैं। 1887 में स्थापित ये रेजिमेंट उत्तराखंड के गढ़वाली योद्धाओं से बनी है। ये वो लोग हैं जो पहाड़ों में पैदा होते हैं, पहाड़ों में पलते हैं और पहाड़ों के लिए लड़ते हैं। इसी रेजिमेंट का एक जवान था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव बाड़ी में हुआ था। पहाड़ी परिवार, साधारण पृष्ठभूमि, लेकिन उनके दिल में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। 1960 में जब वो 4 गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए, तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। जवानी की पूरी जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1962 में जब चीन ने हमला किया, तब जसवंत सिंह रावत की उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन्हें NEFA के मोर्चे पर भेजा गया। नवंबर का महीना था। तवांग में सर्दी अपने भयंकर रूप में थी। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं हड्डियों तक कपा देती थीं। इसी माहौल में भारतीय सैनिक मोर्चे पर डटे थे। 16 नवंबर 1962 की रात खबर आई कि चीनी सेना सेला पास की तरफ बढ़ रही है। उनकी संख्या हजारों में थी। 4 गढ़वाल राइफल्स की कंपनी के पास सिर्फ कुछ 100 जवान थे, हथियार भी सीमित, लेकिन आदेश साफ था, दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 17 नवंबर की सुबह चीनी हमला शुरू हुआ। दुश्मन की तादाद देखकर भारतीय कमांडर स्तब्ध रह गए। चीनी सैनिक लहरों में आ रहे थे। एक लहर खत्म नहीं होती थी कि दूसरी आ जाती थी। भारतीय जवान अपनी पोजीशन पर डटे रहे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चीनियों ने ऊंचाई पर एक मीडियम मशीन गन पोस्ट बना रखी थी। ये मशीन गन नीचे की पूरी घाटी को कवर कर रही थी। इसकी आड़ में चीनी सैनिक आगे बढ़ते जा रहे थे। भारतीय पोजीशन एक के बाद एक ध्वस्त हो रही थी। शाम होते होते स्थिति और भी गंभीर हो गई। भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म होने लगा। कई जवान शहीद हो चुके थे। कमांडर ने रणनीतिक वापसी का फैसला किया, लेकिन एक समस्या थी, वो चीनी मशीन गन अभी भी सक्रिय थी। जब तक वो मशीन गन चुप नहीं होती, वापसी का मतलब था सामूहिक आत्महत्या। हर कोई खुले में आते ही गोलियों का शिकार हो जाता। तभी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत आगे आए। उन्होंने स्वेच्छा से उस मशीन गन पोस्ट पर हमला करने की इच्छा जताई। ये एक आत्मघाती मिशन था। सबको पता था, उस ऊंचाई पर चढ़ना, दुश्मन की नजरों से बचते हुए और फिर एक फोर्टिफाइड पोजीशन पर हमला करना, ये लगभग असंभव था। लेकिन जसवंत सिंह ने कहा, अगर ये मशीन गन चुप नहीं हुई तो सब मारे जाएंगे, कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए। उनके साथ 2 और बहादुर सैनिकों ने भी आगे आने का फैसला किया, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। 3 जवान, एक असंभव मिशन, लेकिन उनकी आंखों में एक ही जुनून था, अपने साथियों को बचाना। रात का अंधेरा घना था।
तापमान 0 से नीचे। तीनों सैनिक चट्टानों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर खतरा था। एक आवाज भी होती तो दुश्मन सतर्क हो जाता। बर्फ पर फिसलने का डर, गहरी खाइयों में गिरने का खतरा। लेकिन वो तीनों रुके नहीं। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस मशीन गन पोस्ट के करीब पहुंच गए। चीनी सैनिक बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनके इतने करीब आ चुकी है। जसवंत सिंह ने अपने साथियों को इशारा किया और फिर तीनों ने एक साथ हमला बोल दिया। चीनी सैनिक इस अचानक हमले से हक्के बक्के रह गए। जसवंत सिंह और उनके साथियों ने न सिर्फ उस मशीन गन को चुप कराया, बल्कि कई चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। मशीन गन पोस्ट के नष्ट होने से चीनी सेना की गोलीबारी रुक गई और बाकी भारतीय कंपनी को सुरक्षित पीछे हटने का मौका मिला, जिससे दर्जनों जवानों की जान बची। इस लड़ाई में चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विभिन्न सैन्य रिपोर्ट्स और इतिहासकारों के अनुसार करीब 300 चीनी सैनिक मारे गए। तीनों जवानों की इस बहादुरी ने चीनी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार को कुछ समय के लिए रोक दिया। सेला पास और तवांग क्षेत्र की रक्षा को मजबूती दी और पूरे युद्ध में एक दुर्लभ सफलता का उदाहरण पेश किया। लेकिन जीत की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। चीनियों को पता चल गया कि क्या हुआ है। उन्होंने बड़ी तादाद में जवाबी हमला किया। अब 3 भारतीय जवान दर्जनों चीनी सैनिकों के सामने थे। गोला बारूद सीमित था, मदद कहीं से आने वाली नहीं थी। इस असमान लड़ाई में तीनों वीर जवान, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। जो मैंने अब तक बताया वो आधिकारिक सैन्य रिकॉर्ड्स और महावीर चक्र की सिटेशन के आधार पर है। ये सत्यापित इतिहास है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 17 नवंबर 1962 को नूरानांग की लड़ाई में एक स्वैच्छिक आक्रमण में हिस्सा लिया। उन्होंने चीनी मशीनगन पोस्ट को नष्ट किया। इस प्रक्रिया में वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इस बहादुरी के लिए लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग का बैटल ऑनर दिया गया, जो 1962 के युद्ध में दिया गया एकमात्र बैटल ऑनर था। ये इतिहास है, ये सच है, ये दस्तावेजों में दर्ज है। लेकिन जसवंत सिंह रावत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। एक किंवदंती की कहानी, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से उन पहाड़ों में सुनाई जाती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लोक कथाएं हैं, मौखिक परंपराएं हैं, रेजिमेंटल फोकलोर है। ये आधिकारिक सैन्य रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि इसने जसवंत सिंह रावत को एक सैनिक से एक मिथक में बदल दिया। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जसवंत सिंह अकेले ही कई दिनों तक चीनी सेना को रोकते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन बार बार बदली, अलग अलग जगहों से फायर किया, जिससे चीनियों को लगा कि वहां कई सैनिक हैं। इस दौरान स्थानीय मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों ने उनकी मदद की। उनके नाम थे सेला और नूरा। कहा जाता है कि इन्होंने जसवंत सिंह को गोला बारूद पहुंचाया, खाना दिया और दुश्मन की पोजीशन की जानकारी दी। ये कथा आगे कहती है कि जब अंत में चीनियों को पता चला कि वो सिर्फ एक सैनिक से लड़ रहे थे, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जसवंत सिंह की बहादुरी का सम्मान किया। कुछ कहानियों में तो ये भी है कि चीनी कमांडर ने खुद जसवंत सिंह के शव को सलामी दी। सेला और नूरा का क्या हुआ? लोक कथाओं के अनुसार जब चीनियों को उनकी मदद के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, ताकि दुश्मन के हाथों में न पड़े। सेला पास का नाम सेला के नाम पर रखा गया है और नूरा नांग झील नूरा के नाम पर। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय सेना ने जसवंत सिंह रावत की याद में उसी जगह एक स्मारक बनाया। इसे जसवंतगढ़ नाम दिया गया। ये स्मारक आज भी खड़ा है 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं के बीच। लेकिन जसवंतगढ़ कोई साधारण स्मारक नहीं है। यहाँ जो होता है वो किसी और सैन्य स्मारक में नहीं होता। भारतीय सेना जसवंत सिंह रावत के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वो अभी भी जीवित हों। हर रोज सुबह उनके कमरे में बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म साफ करके रखी जाती है, उनके लिए खाना परोसा जाता है, शाम को फिर सब कुछ करीने से रख दिया जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है, एक सम्मान है। इससे भी अद्भुत बात यह है कि जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत प्रमोशन मिलते रहे हैं। जब वो शहीद हुए तब वो राइफलमैन थे, आज वो मानद कैप्टन हैं। उनके नाम पर वेतन जारी होता है जो उनके परिवार को मिलता है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। स्थानीय लोगों में एक और मान्यता है। वो मानते हैं कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी जसवंतगढ़ की रक्षा करती है। कहा जाता है कि रात को उनकी छाया पहरा देती दिखती है। सैनिकों में कहानियां प्रचलित हैं कि जब भी कोई मुश्किल आती है, जसवंत सिंह मदद के लिए आते हैं। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है।
कई साल पहले जब जसवंतगढ़ के सैनिकों का रसद खत्म हो गया और बर्फबारी के कारण कोई सप्लाई नहीं आ पा रही थी, तो एक रात अचानक एक अनजान सैनिक प्रकट हुआ। उसने बताया कि आसपास में एक गुफा है जहां खाने का सामान रखा है। सैनिकों ने जब वो गुफा खोजी तो सच में वहां पुराने जमाने का राशन मिला। जब वो उस अनजान सैनिक का शुक्रिया अदा करने गए तो वो कहीं नहीं मिला। अब आप कह सकते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, कहानियां हैं, और आप गलत नहीं होंगे। लेकिन सोचिए, एक सैनिक जो 60 साल से ज्यादा पहले शहीद हुआ, उसकी याद आज भी इतनी जीवंत क्यों है? उसके नाम पर स्मारक क्यों है? उसे प्रमोशन क्यों मिलते हैं? इसलिए क्योंकि जसवंत सिंह रावत सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक आदर्श थे, एक प्रतीक थे, उस बलिदान के जो हर सैनिक देने को तैयार होता है।